जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका स्लीपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की डेट है 8 जनवरी। तो 8 जनवरी को दोस्तों जो रेलेवेंट आर्टिकल्स आए हैं हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में से वो हम डिस्कस करेंगे। तो आज दो आर्टिकल्स मुझे लगे रेलेवेंट थोड़े हमारे यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आज इसकी हम डिस्कशन करेंगे। सो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि ये नया इनिशिएटिव है, तो इस डिस्कशन के साथ हम एडिटोरियल के साथ एक क्वेश्चन भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। और इस क्वेश्चन का जो आंसर है, जैसे कि मैंने कल भी बताया था, उस जो क्वेश्चन को हम आपके सामने रखेंगे उसका जो आंसर है वो एडिटोरियल में से ही हम आपके सामने पेश करेंगे। तो यानी कि हमारा पर्पस है कि हम हर एक एडिटोरियल को क्रिस्पली और बहुत ब्रीफली आपके सामने शेयर करें और 200-250 वर्ड्स में आपके सामने वो जो उसका आंसर है वो आपके सामने हम रखें। तो चलिए दोस्तों, हम अपना पहला आर्टिकल शुरू करते हैं। पहला एडिटोरियल है व्हाट लाइज अहेड। तो ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया था आज। अब जैसे कि आप जानते हैं कि अभी 2022 तो चलो आ ही गया है, लेकिन 2022 के अभी जस्ट फर्स्ट वीक में ही थोड़ी इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी भी आ रही है बिकॉज ऑफ ओमिक्रॉन। तो अभी द थर्ड वेव इज जस्ट नॉकिंग ऑन द डोर। केसेस बढ़ रहे हैं। देखिए, अब बेशक इतना लीथल नहीं है, बट नेवरदलेस ये बहुत कंटेजियस है। बेशक हॉस्पिटलाइजेशन ज़्यादा नहीं हो रही है, डेथ ज़्यादा नहीं हो रही है। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट का ये भी कहना है कि ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है, थर्ड वेव जो अब आया है, ज़्यादा इम्पैक्ट इकोनॉमी पे नहीं पड़ेगा, बट दीज आर स्टिल अर्ली डेज। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से कि इसका इम्पैक्ट कितना होगा कि नहीं होगा। बट नेवरदलेस इस आर्टिकल में बात करी गई है कि इकोनॉमिक आउटलुक कैसा रहेगा इंडिया का आने वाले साल में, यानी कि 2022 में। तो पहले हम बात करें महंगाई की, इन्फ्लेशन की। देखिए, महंगाई की जो प्रॉब्लम है, इंडिया से लेके कजाकिस्तान से लेके अमेरिका से लेके रशिया से लेके हर एक कंट्री के जितने भी सिटीजन्स हैं, ये सारे इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। तमाम सरकारें इस प्रॉब्लम से जूझ रही हैं, नागरिक भी इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। तो इन्फ्लेशन की जो प्रॉब्लम है दैट इज वेरी पर्टिनेंट। इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी जो, अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें, बहुत रिकॉर्ड हाई है। अभी हाल ही में आप देखिए कि पेट्रोल के दाम, गैस के दाम कितने ज़्यादा बढ़ गए थे, राइट। बहुत सारे बैंक्स का ये कहना है, बहुत सारे सेंट्रल बैंक्स का ये कहना है, इवन हमारे आरबीआई का भी यही कहना था कि ये जो इन्फ्लेशन की जो प्रॉब्लम है ये ट्रांजिटरी है, लॉन्ग टर्म नहीं है, कि अभी थोड़ा बहुत इसमें थोड़ा ऐसे उतार चढ़ाव रहेगा, आगे जाके काम स्टेबलाइज हो जाएगा। तो ये तो आरबीआई का भी कहना था, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कहा कि भी आरबीआई जो है अब रेट हाई क्यों नहीं कर रहा, कि आरबीआई ने जो रेपो रेट है उसको हाई क्यों नहीं किया, बिकॉज इन्फ्लेशन बढ़ रही है। बट आरबीआई का भी ये कहना था दैट दिस इज ट्रांजिटरी इन नेचर, कि अभी लॉकडाउन लग रहा था, फिर लॉकडाउन खुल रहा था, अभी डिमांड में थोड़ा बूस्ट आया है, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब अगर हम बात करें फेडरल बैंक अमेरिका की, फेडरल, जैसे हमारे यहाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारा सेंट्रल बैंक है, तो फेडरल बैंक जो अमेरिका का वो सेंट्रल बैंक है। अब उसने इस तरह के फीलर्स दिए हैं दैट देखो ये जो हमारा क्वांटिटेटिव ईजिंग प्रोग्राम है, जो बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम है, जो अमेरिका ने 2008 की ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद शुरू किया था, कि कैसे वो अपनी इकोनॉमी में और थोड़ा बूस्ट कर सके, कैसे थोड़ा एक स्टिमुलस क्रिएट हो सके उनकी इकोनॉमी के विद इन। तो जैसे फिस्कल स्टिमुलस होता है वैसे मॉनेटरी स्टिमुलस भी होता है। तो अमेरिका का ये डोमेस्टिक प्रोग्राम था, क्वांटिटेटिव ईजिंग प्रोग्राम। अब अमेरिका ने ये इस बात का भी फीलर दिए हैं दैट आने वाले टाइम में हम जो अपना रेट है, जैसे हमारे यहाँ पे रेपो रेट होता है, तो अमेरिका ने बोला कि जो हम उनके यहाँ पे जो रेपो रेट है उसमें हाइक कर सकते हैं, यानी कि ये जो क्वांटिटेटिव ईजिंग प्रोग्राम है, जो बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम है, उस पर थोड़ा सा डिक्लाइन आएगा। तो अब इसका जो इम्पैक्ट है हमारी मार्केट्स पे पड़ेगा। अब जिसको हम हॉट मनी कहते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कहते हैं, जिनको हम हॉट मनी, जो पैसा बहुत जल्दी से निकलता है, मार्केट से विड्रॉ किया जाता है, तो अब उसके चलते डेफिनेटली इसका जो इम्पैक्ट होगा वो इकोनॉमी में भी आएगा। और तो इसके चलते, इन्फ्लेशन के चलते अभी चिंता है, आने वाले साल में भी इन्फ्लेशन के चलते काफ़ी चिंता रहेगी। तो देखते हैं कि कैसे सिचुएशन अनफोल्ड करती है एज फार एज इन्फ्लेशन इज कंसर्न। मार्केट टैंट्रम्स की बात करें, सो टैंट्रम्स यानी कि नखरे दिखाना, तो मार्केट जैसे कि आपको पता है बहुत वोलेटाइल है। देखिए, अब 2020 से, जब से कोरोना वायरस शुरू हुआ है, जब से पैंडेमिक शुरू हुआ है, तो मार्केट में भी उतार चढ़ाव चलता रहा है। हमने ये भी देखा कि कैसे इतनी जो कंपनीज हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली आईपीओज निकाले थे, उनके जो असेट्स थे कितने ओवर वैल्यूड थे, यानी कि एक्चुअल में उनके असेट्स की इतनी प्राइस नहीं थी जितनी उनकी वैल्यूएशन बढ़ गई थी। ठीक है, सो असेट वैल्यूएशंस आर स्ट्रेच्ड। अब नए म्यूटेंट्स के चलते, ओमिक्रॉन के चलते, थर्ड वेव के चलते मार्केट में भी वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। ऑल्दो अगर हम दिसंबर 2021 की बात करें तो थोड़ा सा मार्केट में करेक्शन आया था। अगर हम सेंसेक्स की बात करें, हम निफ्टी की बात करें, थोड़ा सा उसमें ड्रॉप आया था। बट मार्केट्स, उनका ये नेचर है, उनका ये नेचर हमेशा ऐसा रहेगा, मार्केट्स विल ऑलवेज बी वोलेटाइल, राइट। अब अगर हम बात करेंगे, अगर हम यूएस के फेडरल बैंक की, तो अगर वो रेट हाइक करते हैं, अगर वो क्वांटिटेटिव ईजिंग प्रोग्राम पे थोड़ा सा स्टॉप लगाते हैं, थोड़ा सा उसको डिक्लाइन करते हैं, तो डेफिनेटली उसका बहुत मैसिव इंपैक्ट हमारी मार्केट्स पे भी आएगा, right? Now there are multiple triggers that could push the markets over the edge and manifest in the form of negative wealth effects. This could impact the consumption. हम देख रहे हैं
कि सेकेंड लॉकडाउन के बाद, जो सेकेंड वेव के बाद लॉकडाउन हुआ था, उसके बाद जब लॉकडाउन खुला तो हमने देखा कि जो डिमांड है, जो कंजम्पशन है, उसमें एक बूस्ट आया था। अभी जो पीछे जो Q3 के जो फिगर्स आए थे बहुत इंकरेजिंग फिगर्स थे कि अब ये कहा जा रहा था कि प्री पैंडेमिक लेवल रिकवरी हमारी हो रही है। अब करो ये ओमिक्रॉन के चलते, थर्ड वेव के चलते इस पे कितनी रुकावट लगेगी, डिमांड पे क्या असर होगा, ये आने वाले टाइम में देखने की बात होगी। सप्लाई चेन इश्यूज की बात करें तो जैसे डिमांड में तो एक हमने रिकवरी देखी, डिमांड में एक हमने बूस्ट अप देखा, कंजम्पशन में हमने बूस्ट अप देखा, उतना हमने बूस्ट प्रोपोर्शनेटली सप्लाई में नहीं देखा। जो सप्लाई रिस्पॉन्स था दैट वाज मच स्लोअर एज कंपेयर टू द डिमांड साइड। नाउ अब फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर चिप्स की, तो ये जो सेमीकंडक्टर चिप्स हैं ये कहाँ कहाँ यूज़ किए जाते हैं, गाड़ियाँ बनाने में, कंप्यूटर्स बनाने में, आपके स्मार्टफोन्स बनाने में, लैपटॉप्स बनाने में, इतनी सारी चीज़ों में, इतनी सारी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में इनकी यूजेज की जाती है। तो अभी आपको जैसे पता है कि पिछले 1-1.5 साल से सेमीकंडक्टर चिप शॉर्टेजेस भी चल रहे हैं। अब भारत सरकार ने रिसेंटली एक प्रोग्राम लॉन्च किया था जिसके चलते 76,000 करोड़ का फंड सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को दिया गया है। तो ये पीछे कैबिनेट में ये प्रस्ताव पास किया गया था। सो दिस विल ऑब्वियसली गिव अ लॉट ऑफ बूस्ट टू इंडियन सेमीकंडक्टर कंपनीज ऑपरेटिंग इन इंडिया। नाउ उसके अलावा अगर हम बात करें लेबर शॉर्टेजेस की, अब देखिए अगर हम डेवलप्ड देशों की बात करें, हम अमेरिका की बात करें, यूके की बात करें, तो यहाँ पे लेबर शॉर्टेजेस बहुत चल रही हैं। कोरोना के टाइम पे बहुत सारे लोगों को नौकरी से ले ऑफ किया गया था। बहुत सारे, अब देखिए यहाँ पे तो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स इतनी अच्छी नहीं है इंडिया में। अगर हम अमेरिका की बात करें, यूके की बात करें, तो वहाँ पे तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी मिलता है, काफ़ी अच्छा खासा अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलता है। अब इतने सारे लोगों को जो अनएम्प्लॉयड हो गए थे पैंडेमिक के चलते, जिनकी जॉब्स ले ऑफ कर दी गई थी, उनको अच्छा खासा अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिल रहा था, अभी भी मिल रहा है। अब जब लॉकडाउन खुला, जब इकोनॉमी फिर से रिकवर होनी शुरू हुई, तो ये जो लोग थे ये वापस नहीं आ रहे अपने वर्कफोर्स में। अगर हम हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की बात करें, रेस्टोरेंट्स की बात करें, तो यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा अभी भी लेबर क्रंच चल रहा है, लेबर शॉर्टेज चल रही है, बिकॉज वहाँ की जो सरकारें हैं वो वहाँ पे इतना अच्छा और इतना अट्रैक्टिव अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दे रही हैं कि उनको कोई इंसेंटिव ही नहीं मिल रहा कि वो वापस काम ज्वाइन करें। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट्स हैव ड्रॉप्ड। देखिए इंटरेस्टिंग बात क्या है, डिमांड बढ़ी है। डिमांड की बात करें तो चाहे इंडिया है, चाहे रशिया है, चाहे चाइना है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, डिमांड हर एक देश में बढ़ी है अपनी अपनी इकोनॉमी में। कहीं ना कहीं हर एक कंट्री जो है प्री पैंडेमिक लेवल जितना आ रहा है, कंजम्पशन लेवल्स की बात करें, पर सप्लाई साइड इश्यूज हैं, लेबर पार्टिसिपेशन के इश्यूज हैं। तो ये काफी इंटरेस्टिंग बात है। ग्लोबल ट्रेड की बात करें तो ग्लोबल ट्रेड हैज विटनेस्ड अ स्ट्रॉन्ग रिबाउंड इन 2021। IMF का अगर एस्टिमेट माने तो जो ग्लोबल ट्रेड है दैट इज ग्रोन बाय 10%। इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट्स है दैट हैज ग्रोन बाय 42% ड्यूरिंग जनवरी टू नवंबर 2021। तो हमारे एक्सपोर्ट सेक्टर ने पिछले साल काफी अच्छा परफॉर्म किया है ना। ये जो एक्सपोर्ट सेक्टर का परफॉर्मेंस है, काफी हद तक इसको जो इंसेंटिव मिला था हमारी फिस्कल स्टिमुलस से, मॉनेटरी स्टिमुलस से, हमारी फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी से स्टिमुलस मिला था। नाउ अब ये जो फैक्टर्स हैं, ये फैक्टर्स में भी फेवरेबल रहे थे 2021 में, पर क्या आने वाले टाइम में 2022 में ये फैक्टर्स फेवरेबल रहेंगे हमारे एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए, ये थोड़ा डाउटफुल लग रहा है। सो these factors will be absent or will likely be diminishing in 2022. पुश बाय द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट की पुश की बात करें, फिस्कल पॉलिसीज की बात करें, फिस्कल मेजर्स की बात करें, तो जैसे कि आप जानते हैं गवर्नमेंट हैज प्रोवाइडेड मच ऑफ द बूस्ट as far as consumption is concerned, as far as production is concerned, as far as manufacturing is concerned, by introducing new programs like PLI scheme, production linked incentive हो गया, आपका गति शक्ति योजना हो गया, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन हो गया। तो कैसे रेड टेपिज्म से जो स्लो ब्यूरोक्रेसी को कैसे डील किया जा सकता है, कैसे जो गेस्टेशन टाइम है प्रोजेक्ट्स का, खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का, उसको कैसे शॉर्टन किया जा सकता है, इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन कैसे बढ़ाई जा सकती है, ये सब बातें गति शक्ति योजना में आ जाती हैं। ठीक है, और नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन की जैसे जो हमारी लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, तो कैसे उसमें और प्राइवेट कैपिटल इन्वेस्ट किया जा सकता है, कैसे उनको भी इंसेंटिवाइज करके उनको भी प्रॉफिटेबल और प्रूव किया जा सकता है, कैसे उसमें प्राइवेट कैपिटल हम और अट्रैक्ट कर सकते हैं। बिकॉज जैसे कि आपको पता है कि हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चरल नीड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। आने वाले 5-6 सालों में हमको कम से कम 110-120 लाख करोड़ की रिक्वायरमेंट है अगर हमने अपने कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर पुश लेके आना है। तो उसके लिए ऑब्वियसली पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन बहुत बहुत ज़रूरी है। तो ये जो पॉलिसीज़ हैं अगर ये टाइमली एग्जीक्यूट होंगी, तो टाइमली एग्जीक्यूशन ऑफ दीज पॉलिसीज लाइक PLI, लाइक गति शक्ति योजना, लाइक नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, नाउ दिस विल बी वेरी क्रिटिकल बिकॉज दिस विल प्रोवाइड अ फर्दर स्पर टू द मीडियम टर्म ग्रोथ ट्रैजेक्टरी। और लास्टली कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि असेट क्रिएटिंग एक्सपेंडिचर बहुत बहुत वाइटल रहेगा।
प्राइवेट सेक्टर से भी और पब्लिक सेक्टर से भी, बिकॉज दिस इज वेरी नेसेसरी टू बूस्ट अप द पेंट अप डिमांड, यानी कि जो डिमांड, जिसका डिमांड का भी पोटेंशियल है ना कि डिमांड और बढ़ सकती है, कंजम्पशन और बढ़ सकता है, यानी कि लोग चाहेंगे आने वाले टाइम में और चीज़ें खरीदना, और जगहों पे घूमने जाना, हॉस्पिटैलिटी करना, रेस्टोरेंट्स में जाना, तो वो जो डिमांड है वो उसके लिए, डिमांड बूस्टअप के लिए बहुत ज़्यादा जो रोल होगा वो रोल होगा पब्लिक एक्सपेंडिचर का और प्राइवेट सेक्टर एक्सपेंडिचर का, खास करके कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि असेट क्रिएटिंग एक्सपेंडिचर का। तो ये आर्टिकल था। क्वेश्चन क्या बनता है इस आर्टिकल में से? Pandemic has strengthened the correlation between monetary and fiscal policies domestically as well as globally, quote unquote. Do you agree? While the third wave is knocking at our doorstep, how do you see India's economic trajectory in 2022? तो ये जो how do you see India's economic trajectory का जो यहाँ पे सवाल आता है, तो देखिए हमने तमाम सेक्टर्स यहाँ पे डिस्कस करें, तमाम डायमेंशंस यहाँ पे डिस्कस करें, इन्फ्लेशन से लेके, मार्केट टैंट्रम से लेके, सप्लाई चेन प्रॉब्लम से लेके, ग्लोबल ट्रेड से लेके, फिजिकल मेजर से लेके, तो यहाँ पे आपके पॉइंट्स बन जाते हैं। और जहाँ तक बात है पैंडेमिक हैज स्ट्रेंथन्ड द कोरिलेशन बिटवीन मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसीज, तो आपको क्या लगता है? अगर आप कमेंट कर सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिए, हम उसको रिव्यू जरूर करेंगे। अगला आर्टिकल, और ये लास्ट आर्टिकल है आज का, द बेटन ऑफ फॉरेस्ट रिस्टोरेशन इन द नेट जीरो रेस। देखिए नेट जीरो हमने अनाउंस किया ग्लासगो में, मोदी जी ने अनाउंस किया COP26 में कि हम बाय 2070 नेट जीरो अचीव करेंगे, बहुत अच्छी बात है। अब थोड़ी सी सिंपल से टर्म्स में इस बात को समझे। नेट जीरो को लेकर तो हमने चलो खैर काफ़ी हमने डिस्कशन करी है, एडिटोरियल्स में भी बहुत डिस्कशन करी है, फ्यू मिनट्स में भी बहुत डिस्कशन हुई है। देखिए सीधी सी बात है, अब हम बहुत बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज़ की बात करें हम क्लीनर टेक्नोलॉजीज़ की बात करें, ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ की बात करें, उसके लिए चाहिए बॉस पैसा। पैसे की कमी तो है हमारे पास, और अब वो पैसा कहाँ से आएगा? बहुत बड़े बड़े जो मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, डेवलप्ड देश हैं, वो हमको हेल्प करेंगे, तभी हम क्लीनर टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट कर पाएंगे। लेकिन अभी हम क्या कर सकते हैं? इमीडिएटली पेड़ पौधों की बात करें, एफॉरेस्टेशन की बात करें, डीफॉरेस्टेशन को कंट्रोल करने की बात करें, तो ये तो इतने ज़्यादा कॉस्टली मेजर्स नहीं है ना, इतने ज़्यादा इसमें तो इतने फंड्स नहीं चाहिए, ठीक है। इस पर तो हम ट्राइबल पार्टिसिपेशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से भी बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। नाउ अब इंडिया का जो प्लेज है फॉर नेट जीरो, दिस हैज हाईलाइटेड द इंपॉर्टेंस फॉर द फॉरेस्ट। सो कितना बड़ा रोल फॉरेस्ट प्ले करेंगे, बिकॉज आफ्टर ऑल अगर हम फॉरेस्ट की बात करें, सो दे एक्ट एज लैंड बेस्ड सिंक्स, सो दे एक्ट एज reservoirs of carbon dioxide, so they have the potential of reducing up to 37% of greenhouse gas emissions, and they will obviously, अगर forest हैं, पेड़ पौधे हैं, so they will obviously help in keeping the global temperature below 2 डिग्री सेल्सियस, जो कि हमारा टारगेट है सभी देशों का कि by the end of this century कि हम अपना जो ग्लोबल एवरेज तापमान है वो 2 डिग्री सेल्सियस से कम रख सकें। फॉरेस्ट की बात करें, so they are set to secure nearly 32% of carbon storage। तो कोई ज़्यादा इसमें कोई खर्चे वाली बात तो नहीं ना, पेड़ पौधे लगाना, एफॉरेस्टेशन करना, ये चेक करना कि ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन नहीं हो रही है। अब इंडिया इज सेट टू हैव इंक्रीज इट्स फॉरेस्ट कवर बाय 15,000 स्क्वायर किलोमीटर्स पिछले 6-7 सालों में, बट हाउएवर इंटरेस्टिंगली जो डिग्रेडेशन है फॉरेस्ट लैंड की वो अभी भी कंटिन्यू है, वो अभी भी जारी है। तो इसको कंट्रोल करना है, इसको चेक करना है, ये बहुत इमीडिएट टारगेट होगा हमारा टुवर्ड्स अचीविंग नेट जीरो। अब हम ओपन फॉरेस्ट कैटेगरी की बात करें तो इंडिया हैड रफली अराउंड अबाउट 2,57,000 स्क्वायर किलोमीटर, रफली अबाउट 8% ऑफ द जोग्राफिकल एरिया अंडर ओपन फॉरेस्ट कैटेगरी। अब ओपन फॉरेस्ट कैटेगरी में जो ट्रीज होते हैं वो बहुत घने नहीं होते हैं, जो कैनपी कवर होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता, जो डेंसिटी होती है वो 10 से 40% के बीच में होती है। तो यानी कि ओपन फॉरेस्ट इंक्रीज होना कोई अच्छी बात नहीं है। ओपन फॉरेस्ट कैटेगरी में और इंक्रीजेज होना मीन्स कि जो डिग्रेडेशन ऑफ लैंड है वो ज़्यादा हो रहा है, बिकॉज ओपन फॉरेस्ट कैटेगरी में जो पेड़ होंगे वो ज़्यादा बड़े नहीं होंगे, ज़्यादा घने नहीं होंगे, ठीक है ना। अब ये तो 1989 का फिगर है 2,57,000 का। अब 2019 की बात करें तो जो ओपन फॉरेस्ट एरिया है वो लगभग 3,05,000 स्क्वायर किलोमीटर हो गया है, यानी कि इसमें बढ़ोतरी हुई है। Now this is reflecting what? This is reflecting that more degradation is happening. अब ये डिग्रेडेशन के कारण कई सारे हो सकते हैं, मैन मेड रीजंस हो सकते हैं, डिफॉरेस्टेशन हो गया, ग्रेजिंग हो गया, फायर हो गया, फॉरेस्ट फायर हो गया, इंक्रोचिंग ऑफ द फॉरेस्ट लैंड हो गया। अब इंटरेस्टिंगली इंडिया हैज डाइवर्टेड नियरली अबाउट 1.5 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट सिंस 1980 फॉर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज। दोस्तों देखिए अब एक और बात आपको बताऊं, ये अब आपकी विजडम है कि आप इन फिगर्स को कैसे यूज करते हैं। नेट जीरो की बात तो चलती रहेगी, ठीक है, नेट जीरो की बात तो बंद नहीं होने वाली, वो तो कोई ना कोई आर्टिकल एडिटोरियल आता रहेगा दूसरे तीसरे दिन। अब हमको जब क्वेश्चन पूछा जाएगा, चाहे आप मेंस 2022 में लिख रहे हैं, 23 में लिख रहे हैं, 24 में लिख रहे हैं, इशू सेम रहने वाला है, आपको फिर बाद में फैक्ट्स नहीं मिलेंगे। तो ये जो फैक्ट्स हैं क्रिस्पली, ये फैक्ट्स को आप नोट डाउन कर सकते हैं, इन फैक्ट्स को आप रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, बिकॉज जब हम एग्जाम के टाइम पे हमको फिर पॉइंट्स याद नहीं आते हैं। तो ये जो फैक्ट्स हैं ये फैक्ट्स रहने वाले हैं आपके पास, जो चाहे जब भी आप नेट जीरो की बात कर रहे हैं, जब भी आप डिफॉरेस्टेशन की बात कर रहे हैं, तो ये रेडीमेड 4-5 जो पॉइंट्स हैं ये आपके काम आने वाले हैं। तो प्लीज डू नोट देम डाउन।
अब जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट की बात करें तो अब हम फॉरेस्ट मैनेजमेंट में देखिए कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की बात करते हैं। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो 1988 की थी, इसमें इंडिया हैड मेड एन अटेम्प्ट कि कैसे लोकल कम्युनिटीज को, देखिए अब फॉरेस्ट कम्युनिटीज हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, जो वनवासी लोग हैं, अब उनके लिए उनके पेड़, उनके जंगल बहुत प्यारे हैं। वो तो सदियों से ट्रेडिशन चलता आ रहा है कि उनके लिए तो उनके जो जंगल हैं, पेड़ पौधे हैं, वो अपने फैमिली का हिस्सा मानते हैं। अब नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के चलते जो 1988 में बनाई गई थी, तो इंडिया ने ये कोशिश करी, भारत सरकार ने कोशिश करी कि कैसे लोकल कम्युनिटीज को, ट्राइबल कम्युनिटीज को एंगेज किया जा सकता है एज फार एज कंजर्विंग दीज वेस्ट लैंड एंड द फॉरेस्ट लैंड्स इज कंसर्न. Now, the efforts to make this participatory approach operative resulted in formation of nearly more than 1 lakh joint forest management committees. Mostly these committees are coming from where? Coming from the tribal communities, coming from the tribal villages. And this is covering nearly more than 25 million hectares of the forest area. तो इसको financial support भी मिली from institutions like the World Bank. Similar system of joint management existed in the case of national park, wildlife sanctuaries and the tiger reserves as well. तो community participation बहुत जरूरी है अगर हम अपने forest protection की बात करें, controlling deforestation की बात करें, तो community participation के बिना ये काम possible नहीं हो पाएगा. अभी क्या सिनेरियो है? What has changed and what lies ahead? अब आज के टाइम पे हम देखें तो इतनी फंडिंग नहीं मिल रही है. जो जॉइंट फॉरेस्ट कम्युनिटीज हैं, जो इस तरह की कमिटीज हैं, उसको इतनी फंडिंग नहीं मिल रही जितनी पहले मिल रही थी. ठीक है, तो इसके चलते ऑब्वियसली जो कम्युनिटीज हैं, जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, उनकी एंगेजमेंट भी अब देखने को मिल रहा है कि कम हो रही है फॉरेस्ट लैंड के साथ. जो रोल ऑफ लोकल इंस्टीट्यूशंस हैं, ग्राम पंचायत की बात करें, अब उनका जो रोल है सिर्फ एक कंसल्टेटिव इंस्टीट्यूशन की तरह रह गया है. ठीक है, तो यहाँ की जहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है, पार्टिसिपेशन की बात आती है, तो इनका जो रोल है वो थोड़ा कम हो रहा है. इनको सिर्फ कंसल्ट किया जाता है और जो मोस्टली जो अथॉरिटी होती है एज फार एज द डे टू डे अफेयर्स ऑफ द फॉरेस्ट लैंड इज कंसर्न, दैट लाइज इन द हैंड ऑफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स. अब इस इंडिफरेंस और एलिनेशन के कारण अब हम देख रहे हैं दैट दिस इज इंपैक्टिंग द हार्मनी बिटवीन द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स एंड द कम्युनिटीज. सो आई विल रिपीट अगेन, जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, जो वनवासी लोग हैं, इनके लिए इनके जंगल, इनके पेड़ पौधे, इनके फैमिली मेंबर्स की तरह ही होते हैं. अब फॉर इंडिया द अप्रोचेस फॉर कार्बन स्टोरेज एंड ऑफसेटिंग थ्रू नेचुरल सिंक्स सच एज द फॉरेस्ट, नाउ दिस नीड्स टू बी गिवन इक्वल प्रायोरिटी. हम बात करते हैं क्लीनर टेक्नोलॉजीज की, ग्रीनर टेक्नोलॉजीज की, वो सब तो ठीक है, उसके लिए हमको पैसा चाहिए, फंडिंग चाहिए, दैट इज ऑल फाइन. लेकिन ये पेड़ पौधों की बात करें, डिफॉरेस्टेशन कंट्रोल करने की बात करें, एफॉरेस्टेशन की बात करें, तो ये तो इतनी महंगी टेक्निक्स नहीं है, इसके लिए तो इतना फंड नहीं चाहिए. तो इस पे अगर हम ज्यादा प्रायोरिटी देंगे तो काफी हद तक जो हमारे टारगेट्स हैं एज फार एज टारगेट्स टुवर्ड्स 2070 टुवर्ड्स अचीविंग नेट जीरो इज कंसर्न, वो पूरे हो सकते हैं. अब दिस ambition of achieving net zero will be incomplete without comprehensive community support and participation, especially of the tribal community. अब इस आर्टिकल को हमने डिस्कस किया, हमने पढ़ा, मोटे तौर पे इसको समझा कि क्या है. अब इसमें से क्वेश्चन क्या बनता है? तो क्वेश्चन है डिस्कस अबाउट द पोटेंशियल, इन्वर्टेड कॉमर्स में, डिस्कस अबाउट द पोटेंशियल ऑफ द फॉरेस्ट कम्युनिटीज एंड द फॉरेस्ट्स in terms of helping India meeting her targets of net zero towards 2070. ठीक है, तो दोस्तों इसमें हमने पूरा ये जो आपके जो 5 पॉइंट्स है, व्हाट हैज चेंज एंड व्हाट लाइज अहेड, और ये जो आपके फॉरेस्ट इकोलॉजी एंड नेट जीरो है, तो यहाँ पे फॉरेस्ट की सिग्निफिकेंस की बात की जा रही है, और यहाँ पे ये व्हाट हैज चेंज नाउ, ट्राइबल कम्युनिटीज की पार्टिसिपेशन कम क्यों होगी, और व्हाट आर द मेजर्स सजेस्टेड कि आने वाले टाइम में कैसे हम जो ट्राइबल कम्युनिटीज की जो पार्टिसिपेशन है और बढ़ा सकते हैं. तो ये पॉइंट जो है इसमें आपका आंसर इसमें से बन जाएगा. चलिए, तो दोस्तों जाने से पहले जैसे कि मैं हर बार कहता हूं कि प्रीलिम्स पास में है, 5 महीने ही रह गए प्रीलिम्स को, तो क्या प्लान है आपका? कोई मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए आपने. आप कैसे अपना कॉन्फिडेंस चेक कर पाएंगे अपने प्रीलिम्स में, क्योंकि हमको फिर बाद में लगता है कि हम 2-3 नंबरों से रह जाते हैं, 2-3 क्वेश्चन से रह जाते हैं. तो नाउ इज द टाइम टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग मॉक टेस्ट. जितने मॉक टेस्ट देंगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बनेगा, है ना. तो अब उसके लिए आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी बहुत जरूरी है. और अगर आपको लगता है कि टेस्ट सीरीज के साथ साथ कि आपको थोड़े अपने करंट अफेयर्स पॉलिश करने हैं, आपको अपना जीएस का जो स्टैटिक सिलेबस है वो पॉलिश करना है, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस के मामले में थोड़ा सा काम गड़बड़ हो जाता है, कि कहीं ना कहीं 19-20 की बात रह जाती है, तो वो 19-20 की बात ना हो, आप सक्सेसफुली अपना प्रीलिम्स क्लियर करें और प्रीलिम्स भी एक अच्छे कट ऑफ से क्लियर करें, ताकि आप बहुत ही सिक्योर होकर पीसफुली अपनी मेंस की तैयारी कर सकें. तो उसके लिए बहुत जरूरी है आज ही अपनी तैयारी करना, आज से अपनी तैयारी शुरू करना, खास करके प्रीलिम्स ओरिएंटेड. तो उसके लिए हमने कुछ क्रैश कोर्सेज लॉन्च करे हैं, तो आप इन क्रैश कोर्सेज को हमारी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं. अच्छा लगे तो उनको एनरोल कर सकते हैं, ज्यादा लेट मत करिए, बिकॉज टाइम इज रनिंग आउट. तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम मंडे को और एडिटोरियल्स के साथ. तो आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए. थैंक यू सो मच एंड जय हिंद.